इजराइल के सेनापति ने, डिफेंस मिनिस्टर ने अमेरिका से वादा किया है कि हम गाज़ा में यहूदियों के सेटलमेंट्स नहीं होने देंगे, यानी कब्ज़ा नहीं होने देंगे, कब्ज़ा नहीं करने देंगे। ये खबर पढ़ते हुए मुझे हंसी और गुस्सा दोनों आ रहा है, क्योंकि जो वादा करने वाला है वो भी गद्दार है, जो वादा लेने वाला है वो महागद्दार है, क्योंकि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका इजराइल ने ठगा नहीं। बहरहाल ये वादा इसलिए किया गया क्योंकि सारी दुनिया से आवाज़ उठ रही है कि गाज़ा की ज़मीन गाज़ा के लोगों की है, इस पर कब्ज़ा नहीं किया जा सकता। अमेरिकी सेनापति पर दबाव है कि जैसे तैसे इस बात को कंफर्म करो और यकीन दिलाओ कि आपके लोग, यहूदी लोग गाज़ा पर कब्ज़ा नहीं करेंगे। बहरहाल आप ख़ुद बताइए कमेंट करके कि आपको क्या लगता है, इज़राइल कब्ज़ा करेगा या नहीं। या आप इस तरह भी कमेंट में लिख सकते हैं कि इज़राइल पर वादा करें या नहीं, इज़राइल पर भरोसा करें या नहीं। वहीं अमेरिका ने कहा कि डील के हम इतने करीब हैं जितने हम कभी करीब नहीं आए। सबसे ज़्यादा हम हमास और इज़राइल के डील के करीब आ चुके हैं, किसी भी वक्त डील हो सकती है। आपको बता दूं कि अधिकारियों के मुताबिक ये जो डील हुई है, इसमें सीधी बात यह है कि 45 दिन के लिए जंग रुकेगी और इसके लिए 35 इजराइलियों को रिहा करेगा हमास। जैसे तैसे उखड़े हुए मन से नेतन्याहू मान तो गया है, लेकिन नेतन्याहू मानना नहीं चाह रहा था, क्योंकि इजराइल के अधिकारियों के ही मुताबिक इस डील से इजराइल का बड़ा कोई भी फ़ायदा नहीं है, बल्कि बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है। बस ये है कि कुछ 35 लोग उसके वापस आ जाएंगे, इसके अलावा कोई फ़ायदा नहीं। इजराइल तो तैयार हो गया है डील के लिए, लेकिन इंतज़ार हमास के जवाब का है। नेतन्याहू पर बहुत ज़्यादा दबाव है। इजराइल की पार्लियामेंट में जिन यहूदी परिवार वालों के घर वाले, किसी न किसी के घर वाले हमास की कैद में हैं, वह अपने घर वालों की तस्वीर के साथ पार्लियामेंट में पहुँचे और दबाव बनवाया कि किसी भी हाल में हमारे घर वालों को जिंदा और सही सलामत लेके आओ। सिर्फ इसी वजह से इस वक्त नेतन्याहू प्रेशर में आ चुका है। אני לא יודעת אם אני בכלל אראה את שירי ואת הילדים שוב, אבל אח שלי אני יודעת שהוא חי, ואני רוצה שהוא יחזור. ואם הוא לא יחזור, אז באמת שאין שום, אם הוא לא יחזור ושירי לא תחזור ואריאל וכפיר לא יחזרו וכל ה-132 חטופים חוץ מהם לא יחזרו, אז אין שום זכות קיום למדינה שלנו, ואין שום זכות קיום לממשלה הזאת, ואין זכות... במה אתם מתעסקים? באמת? במה אתם מתעסקים? אני פשוט קמנו היום בבוקר, ובאמת, כל מה שהתחשק לי לעשות זה לבכות. כאילו לא מספיק בכינו ב4 חודשים האחרונים האלה. הבת שלי כבר אמרה לי שאריאל כנראה מת. הבת שלי בת 4 אמרה לי, לא מוצאים אותם, אז כנראה הוא מת. אבל יודעים איפה הם, יודעים טוב מאוד איפה הם, רק שלא מחזירים. उधर स्कॉटलैंड ने फिलिस्तीन को राहत देते हुए कहा है कि UNRWA को हम फंडिंग करते रहेंगे, जैसे दूसरे देशों ने फंडिंग रोकी है, हम फिलिस्तीन के लिए UN की फंडिंग नहीं रोकेंगे। इजराइल के विदेश मंत्री की मीटिंग, UN के चीफ के साथ मीटिंग थी रेफ्यूजी को लेकर, लेकिन आपको बता दूं कि इजराइल के विदेश मंत्री ने इस मीटिंग को रद्द कर दिया, ये कहते हुए कि UN खुद हमास के साथ मिला हुआ था। दूसरी तरफ UN को 2 बड़े झटके लगे हैं। ऑस्ट्रिया और रोमानिया, इन दोनों ने भी इजराइल के इशारे पर UN को फिलिस्तीन के लिए फंडिंग देना बंद कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि हर हाल में इजराइल चाहता है कि UN को गाज़ा और फिलिस्तीन से निकाल दिया जाए। जर्मनी ने भी इस बात पर इजराइल का साथ देते हुए कहा कि सिर्फ फिलिस्तीन की मदद करने के लिए एक ही संगठन UN नहीं है, किसी और ज़रिए भी मदद की जा सकती है। यानी जर्मनी भी UNRWA यानी ह्यूमन राइट संगठन को गाज़ा और फिलिस्तीन से ख़त्म करना चाहता है। वहीं UNRWA ने साफ कह दिया है कि फरवरी के बाद हम गाज़ा की मदद बिल्कुल नहीं कर पाएंगे अगर हमें फंडिंग नहीं मिलती है तो। अब इस रिपोर्ट में बड़ा खुलासा कंफर्म हो रहा है, जिस रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल और इजराइल के साथी देश चाहते हैं
कि गाज़ा से यूएन निकल जाए और साथ ही वो फ़िलिस्तीनी संगठन भी निकल जाएं जो गाज़ा में मदद कर रहे हैं। और साथ में इज़राइल ये भी चाहता है गाज़ा की सरज़मीन को गाज़ा के लोग छोड़ दें, चित भी इनकी, पट भी इनकी, सब कुछ इनका। इज़राइल की कोशिश ये थी कि यूरोपीय यूनियन भी फंडिंग रोक दे यूएन के लिए, लेकिन यूरोपीय यूनियन ने कह दिया कि पहले जांच पूरी हो जाए, फिर उसके बाद हम सोचेंगे फंडिंग रोकनी है या नहीं। उधर यमन के हूथीज़ ने ये लेटर हेड देख लीजिए, एक सड़क का नाम बदलकर 7 अक्टूबर रख दिया है। यहूदियों का चेहरा मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ, ऐसे मेरी कोई पर्सनल खुन्नस नहीं है। एक इंसानियत के नाते आप सोच और समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और कितनी घटियागिरी पर ये लोग उतरे हुए हैं। सेटलर्स की महिला नेता, जिनको अक्सर मैं दिखा रहा हूँ, उसने मीडिया को इंटरव्यू दिया है कि हम अगर गाज़ा के लोगों को खाना ना दें, पानी ना दें, तो वो गाज़ा को छोड़ने पर मजबूर होंगे और दूसरे अरब देश उनको मजबूरन एक्सेप्ट करेंगे और हमारी ज़मीन खाली हो जाएगी। तो यानी एक बात क्लियर हुई कि गाज़ा के अंदर जो मदद जाने नहीं दी जा रही है वो इज़राइल ही उसमें रोड़ा बना हुआ है। सुनिए इस मनहूस को। We want to have our hostages then, right? So we don't give them food, we don't give the Arabs anything. They will have to leave. The world will accept them. Can I just ask one last question? You know, there has been a massive increase in... वहीं मेरे दोस्तों, अमेरिका बुरी तरह से इजराइल पर भड़का है। कल मैंने कई सारे आपको अपडेट दिए थे जिसमें वीडियो भी दिखाया था कि इजरायली कट्टरवादी नेताओं ने प्रॉपर कॉन्फ्रेंस करी है कि गाज़ा के अंदर किस तरह से हमें सेटलमेंट करने हैं और कैसा कब्ज़ा करना है, कैसे वहाँ बसना है। नाच गाना भी किया था। तो इजराइल के इस कदम पर अमेरिका बुरी तरह से भड़का है, कहा है कि इससे टेंशन बढ़ेगी और इजराइल का ये कदम गलत है। इसी तरह से इजराइल का बेस्ट फ्रेंड जर्मनी भी भड़क गया है। जर्मनी ने कहा कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और सेटलमेंट की बातें की हैं ये नाजायज़ हैं, गलत है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। वहीं दोस्तों, फ्रांस जो अमेरिका और इजराइल का साथी है, फ्रांस ने भी खुद इजराइल से कहा कि देखिए ये जो सेटलमेंट का आपने कॉन्फ्रेंस किया है इससे आपकी इमेज पर क्या असर पड़ रहा है आप समझ नहीं सकते, लेकिन आपको खुद इसकी निंदा करनी होगी कि यहाँ आपके यहाँ गलत हुआ है, आपके सरकार के लोगों ने गलत किया है। उधर स्वीडन में फिलिस्तीन के लिए जमकर प्रदर्शन अभी भी हो रहा है दोस्तों, और ये तस्वीरें इसी तरह के प्रदर्शन मैंने कल भी दिखाए थे स्वीडन। Vi ska få lyssna på Therese Eriksson som är aktivist som ska få prata och sen så ska vi få höra kören Nautani. Stora applåd! Gustav Adolfsson! Vill ni vakna? वहीं मेरे दोस्तों, नेदरलैंड में भी अशांति है, लोग परेशान हैं, सड़कों पर फिलिस्तीन के लिए आवाज़ है। बात करें फ्रांस की तो फ्रांस में भी जमकर प्रदर्शन हो रहा है दोस्तों।
वहीं मेरे दोस्तों नॉर्वे में अलग तरह से प्रदर्शन किया गया है। तस्वीरें देखिए, जिस तरह से इजराइल मानवता को, ह्यूमैनिटेरियन मानवता को ठुकरा कर, मानवता को गाली देकर, जिस तरह से ठंड में लोगों को, गाजा के लोगों को नंगा करके गिरफ्तार कर रहा है, उसको परफॉर्म करके दिखाया गया है। वहीं यूरोपीय यूनियन की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बुरी तरह से यूरोपीय पार्लियामेंट में भड़की हैं मीडिया पर और कहा कि इजराइल के झूठ को ये चला रही हैं। ये कैसी आज़ादी है प्रेस की जो सिर्फ नरसंहार करने वाले देश का झूठ दिखा रही हैं। Threat to media freedoms are deeply troubling and we have to do a lot more. But we only ever talk about certain kinds of threats to media freedom. We never acknowledge the others, the hard limits that our politics and our culture puts on its freedom. Look at how our media has covered Israel's genocidal assault on Gaza. If the media isn't uncritically repeating Israel's blatant lies, it's tying itself up in knots to avoid exposing them for what they are. It relentlessly downplays Israeli genocide. सुना दोस्तों, अब आखिरी अपडेट जान लीजिए इस रिपोर्ट का। 26,600 गाजा के लोग शहीद किए जा चुके हैं, 65,000 से ज़्यादा लोग घायल हैं। लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप गाज़ा और फ़िलिस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखते हुए अपनी दुआओं में कहीं ना कहीं इस नाचीज़ को भी याद रखेंगे। इंतज़ार कीजिए हमारे अगले अपडेट का। जल्द लौटूंगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।